औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, और तमाम दरूद और सलाम उस हस्ती के लिए हैं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जहानों के लिए रहमत और ख़ातमुन नबिय्यीन बना के भेजा है। तो तमाम सुनने वालों को जो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जैसे ही हम आगाज़ करते हैं कि हमारे उन सुनने वालों को, उन चाहने वालों को जो गिलगित से लेके थरपारकर तक, कराची से लेके खैबर तक, मुल्तान से लेके क्वेटा तक, लाहौर से लेके कश्मीर तक मौजूद हैं, और दुनिया के जिस हिस्से में, जिस खित्ते में हमारे सुनने वाले, देखने वाले, चाहने वाले मौजूद हैं, उन सबको ईसीआई की तरफ से, मेरे तमाम मेहमानों की तरफ से और बख्तियार अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम यकीन जानिए कि बहुत ही अहम नौइयत का प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारे मेहमान हैं वो भी अपने काम के हवाले से, अपने शोबे के हवाले से, अपने इल्म, हुनर और महारत के हवाले से अपनी एक खास और मुनफरिद हैसियत रखते हैं। आज का प्रोग्राम, क्योंकि जितने भी हमारे फेसबुक पे हमें फॉलो कर रहे हैं, उनके जो रिस्पांस आए थे उस हवाले से हमें यकीन है कि आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। क्योंकि आजकल जो सूरत हाल चल रही है, खास तौर पे लॉकडाउन की सूरत हाल है, स्कूल जो है वो बंद है, ज्यादातर काम बच्चों का घर की सतह पे किया जा रहा है और हो रहा है। तो उस सूरत हाल में एक वालदैन की हैसियत से और एक टीचर की हैसियत से काम करना वालदैन के लिए काफी मुश्किल था। लेकिन सूरत हाल को देखते हुए आज का प्रोग्राम हमने डिजाइन किया, और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि घर की सतह पे वालदैन की जो जिम्मेदारियां हैं बच्चों को बताने के हवाले से, सिखाने के हवाले से, पढ़ाने के हवाले से, उनके होमवर्क वगैरह को देखने के हवाले से उसे कितना बेहतर अंदाज में करवा सकते हैं, कितना इंटरेक्टिव बना सकते हैं, ये सारी चीजें जो है वो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम का एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक मिनट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये जो बात करेंगे ये सिर्फ किताबी बात नहीं होगी, बल्कि ये अपने इल्म, हुनर और तजर्बे की बुनियाद पे ये बात करेंगे, और ये आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ, क्योंकि इनका काम और इनकी हैसियत, जिस हैसियत से ये काम कर रहे हैं, बहुत अहम है। अगर उस पर ही बात करें तो शायद हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो मुकम्मल हो जाता है, लेकिन मुख्तसर तारुफ बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि हमारे साथ गिलगित से लेकर थरपारकर तक लोग मौजूद हैं। तो गिलगित की जब बात आती है तो हमारे पहले मेहमान की बात आती है। गिलगित पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन खिता है, और गिलगित के अंदर अगर खूबसूरती का इस्तारा किसी चीज को समझा जाता है तो वो हुंजा का नाम लिया जाता है। गिलगित के तमाम शहर बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हुंजा, क्योंकि मैं खुद वहां पे गया हूँ, वाकई वहां पे एक तिलिस्माती कशिश है। वहां पे अगर रात हो और चांदनी रात हो और सर्दियों की रात हो और राकापोशी आपको नजर आ रहा हो तो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। तो हमारी पहली मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत जबरदस्त शख्सियत की मालिक, बहुत बेहतरीन फैसिलिटेटर, और इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान के उस खूबसूरत खत्ते गिलगित से और हंजा से है। अभी इस्लामाबाद के अंदर मुकीम हैं, रूपानी फाउंडेशन की तरफ से फैसिलिटेटर के तौर पे और ख़ास तौर पे पेरेंट फैसिलिटेटर के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इन्होंने अपनी तालीमी हैसियत में ACCA किया हुआ है, और उसके अलावा इन्होंने मुख्तलिफ हैसियत से काम किया, खासतौर पे फाइनेंस और अकाउंटिंग, क्योंकि इनका शोबा था। और अमूमन लोग ये समझते हैं कि ये एक इंतहाई खुश्क सब्जेक्ट है, नंबर की गेम है, जमा तफरीक की बात है, लेकिन इसके साथ साथ वालदैन के साथ काम करना, बच्चों के साथ काम करना और उनको एक नई राह, एक नई मंजिल जो है उससे दिखाना, ये एक बहुत ही अहम काम इन्होंने किया। अभी ये पेरेंट फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रही हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत फोकस हैं, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू करती हैं, बहुत अच्छी ट्रेनर हैं, और मैं समझता हूँ कि बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इसके साथ साथ जो इनकी बहुत जबरदस्त किस्म की क्वालिटीज हैं, उनके अंदर अगर इनकी हॉबीज को देखा जाए तो ये आर्ट को, फन को प्यार करती हैं, और आर्ट के साथ इनका लगाव जो है वो इनकी मोहब्बत बच्चों के दिलों में बहुत ज्यादा उजागर कर देता है। इसके अलावा हाइकिंग का बहुत शौक है। गिलगित से और हुंजा से ताल्लुक हो और हाइकिंग कोई ना करे, ये मुमकिन नहीं है। और इसके साथ साथ वॉलीबॉल इनकी दिलचस्पियों का एक अहम मरकज रहा, बहुत जबरदस्त एथलीट हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान है, खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरत नाम, महविश किरण, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहते हैं महविश आपको कि आपने हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया सर, इतनी लंबी आपने तारीफ की है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ अगर मैं आगे बढ़ूं तो हमारी एक और जबरदस्त शख्सियत
हमारे प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं। ऑलरेडी पहले भी हमारे एक प्रोग्राम का हिस्सा रही, बहुत ज़्यादा लोगों ने सराहा, पसंद किया, और उनका ताल्लुक हमारे बहुत ही खूबसूरत सूबे खैबर पख्तूनख्वा गयूरों का, मेहमान नवाजों का खिता, उससे ताल्लुक़ रखती हैं। और उसके अंदर भी एक बेहतरीन शहर कोहाट, हमारे बहुत सारे प्यारे दोस्त वहाँ पे रहते हैं, ECI के साथ ताल्लुक़ रखने वाले। कोहाट से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन इस्लामाबाद में मुकीम हैं, फाउंडर भी हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, यानी कि ओवरऑल लीड भी करती हैं प्रिंसिपल के तौर पे स्टेपिंग स्टोन स्कूल को। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ज़बरदस्त शख्सियत की मालिक हैं, पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर, सेल्फ इस्टीम के ऊपर और उसके अलावा मुख्तलिफ सॉफ्ट स्किल पे इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। आज इन्होंने खास तौर पे इंटरेक्टिव लर्निंग के हवाले से बात करनी है, और क्योंकि इनका अपना स्कूल है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो ये खूबसूरत शख्सियत की मालिक जो हमारे साथ मौजूद हमारी मेहमान हैं, नौशीन पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह आज आपकी पार्टिसिपेशन जो है उसे भी बहुत ज़्यादा सराहा जाएगा और पसंद किया जाएगा गुज़िश्ता सेशन की तरह। हमारी एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत की मालिक हैं। इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, लीड करती हैं अपने खास डिपार्टमेंट को, जैसे एकेडमिक एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हैं मोमेंटस स्कूल की। और इसके अलावा इनका जो इस खास फील्ड के अंदर तजर्बा है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो इन्होंने काम किया, तो 7 साल का तजर्बा इनके साथ मौजूद है। ये हमारी जो गेस्ट हैं, इन्होंने पाक स्टडी में अपनी डिग्री को मुकम्मल किया, लेकिन पाकिस्तान को स्टडी करते करते इन्हें ख्याल आया कि शायद ये मेरी तशनगी जो है उसे पूरा नहीं करती, तो क्यों ना मैं इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ जाऊं। तो पाकिस्तान के बाद इन्होंने पूरी दुनिया को स्टडी किया, और जब पूरी दुनिया को स्टडी किया तो इनका इल्म, इनका हुनर, इनकी महारत और ज्यादा बढ़ा, इनका फोकस और इनका नुक्ता नजर जो है और वसी हो गया। तो हमारे साथ मौजूद शख्सियत को किताबों से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, किताबें पढ़ना, उन्हें समझना और उस पर अमल करना, नए नए जहानों को तलाश करना, यानी कि तख्लीकी सलाहियत बहुत ज्यादा है, बारीक बीनी इनके अंदर बहुत ज्यादा है। क्वालिटी चेक की अगर मैं बात करूं, क्वालिटी एश्योरेंस की बात करूं, ऑब्जर्वेशन स्किल की बात करूं, तो वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। गुफ्तगू बहुत अच्छी करती हैं, अंदाज बयां बहुत माशाल्लाह आला है। अगर मैं इसे मुख्तसर बयान करूं, तो हमारे साथ आज की जो मेहमान हैं वो हैं सहर पाशा। और सहर पाशा एक यंग एनर्जेटिक प्रोफेशनल साथी हैं, और इंशाल्लाह इन सारे हमारे मेहमानों से मिलके आपको एक चीज वाज़ेह हुई होगी कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ही बाकिरदार और बहुत ही बाहिम्मत बेटियों से नवाजा है, जो अपने मुल्क के लिए, अपनी मिल्लत के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक आध मिनट और लूंगा। दो चीजें बहुत अहमियत की हामिल हैं कि बेटी जब पैदा होती है, तो आज भी हमारे मुआशरे के अंदर थोड़ा सा मलाल का, थोड़ा सा अफसोस का एक अंसर जो है वो पैदा हो जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि तमाम जहानों की रहमत अल्लाह ताला ने हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के भेजा है, और घर की रहमत के लिए बेटी का इंतखाब किया। तो कितनी बड़ी निस्बत है बेटी की उस तमाम जहानों की रहमत के साथ। और दूसरी अहम तरीन जो इनके साथ एक निस्बत जुड़ी हुई है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे उस्ताद बना के भेजा गया, हजूर रहमत आलम को उस्ताद बना के भेजा गया, और ये तीनों हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान बहैसियत टीचर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए फख्र का और हमारे लिए एजाज का मकाम है कि हमारी बेटियां मुल्क और मिल्लत की और नस्लों की रहनुमाई कर रही हैं। तो हम आपको एक मोहब्बतों का और इज्जतों का और किद्दों का सलाम पेश करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं तमाम मेहमानों को। आगे बढ़ेंगे अपने सेशन की तरफ। बहुत शुक्रिया सहर, बहुत शुक्रिया नौशीन, बहुत शुक्रिया महविश साहब इतनी सारी तारीफ के लिए। आप लोग शायद इससे भी ज्यादा तारीफ की हकदार हैं, इससे भी ज्यादा आपके बारे में कहा जाए तो मेरे ख्याल में कम नहीं होगा, लेकिन वक्त की नज़ाकत को समझते हुए शायद हमें बहुत ज्यादा इस पे वक्त हम नहीं दे सकते। इंशाल्लाह हम इंडिविजुअली आपसे एक सेशन करेंगे और इसमें आपकी कामयाबियों और कामरानियों की कहानी जो है वो सबके सामने पेश करेंगे, क्योंकि आपको देख के मुझे यकीन है कि आज बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियां जो हैं उन्हें बहुत हौसला मिला होगा, उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई होगी कि अगर ये हमारी बहनें
इस सतह पे, पाकिस्तान की सतह पे और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल सतह पे बहुत सारा काम कर सकती हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक के हवाले से, इंटरेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स खासतौर पे बच्चों के लिए। तो मैं सबसे पहले चलूंगा खूबसूरती और तलिस्माती शहर गिलगित हुनज़ा की तरफ। बेशक उनके मुकीम इस्लामाबाद में है, लेकिन हुनज़ा की यादें तो हमें आती हैं। हर साल एक आध चक्कर हमारा लगता था किसी न किसी हवाले से। तो हमें बताइए महवेश कि इंटरेक्टिव लर्निंग है क्या, ये जरा इससे पर्दा हटाएं कि ये है क्या, ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बख्तियार सर आपका और ECI का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें हमारे व्यूज़ बयान करने के लिए हमें मौका दिया गया और लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए हमें टाइम दिया गया। बहुत शुक्रिया इसके लिए। सबसे पहले आपने पूछा कि इंटरैक्टिव लर्निंग क्या है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक आइंस्टाइन की एक बात सबको याद दिलाना चाहूँगी। उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट इट्स द ट्रेनिंग ऑफ माइंड। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना है कि लर्निंग क्या है, उसके बाद फिर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, व्हाट इज इंटरैक्टिव लर्निंग। तो लर्निंग इज नॉट टू लर्न द फैक्ट्स, बट ये तो हमें ये समझना है कि उस माइंड ने जिस बच्चे को आप सिखा रहे हो, या हम खुद बीइंग अ ह्यूमन अगर हम कुछ सीख रहे हैं, तो फिर हमें ये सोचना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि ये हम कोई फैक्ट नहीं सीख रहे, ठीक है, हम बल्कि ये हमने ये समझना है कि हम उस माइंड को हमने कैसे ट्रेन करना है कि वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में अपने आप को कैसे डाले, उस फैक्ट को लेते हुए डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल कैसे करे। फैक्ट तो एक आपके लिए जरिया है ना जो सीखना है। अब जब आप पूछ रहे हैं कि इंटरैक्टिव लर्निंग क्या है, बेसिकली इंटरैक्टिव लर्निंग टू वे लर्निंग है, इट्स नॉट वन वे लर्निंग। जब कोई उस्ताद या कोई पेरेंट की जब हम बात करते हैं, बच्चों की हम बात करते हैं, घर पे हों बच्चे या फिर बाहर हों या फिर किसी भी माहौल में हो, जब वो सीख रहे हैं, तो बच्चों का सीखने का जो अमल होता है वो उस्ताद से बहुत डिफरेंट होता है। उस्ताद जो सिखा रहा होता है, उस्ताद एज अ उस्ताद सिखा रहा होता है, वो लेक्चर दे रहा होता है, लेकिन बच्चे उस फेज में नहीं आते बड़े होने तक, उनको ये चीज समझ नहीं आती कि हम स्टूडेंट हैं, उनको ये पता है कि हम बच्चे हैं। तो इट्स टू वे लर्निंग। अगर उस्ताद और बच्चा दोनों दोस्ती का अगर वहाँ पे दरमियान में एक अंसर आ जाए, तो मेरा ख्याल है कि जो इंटरैक्टिव लर्निंग है, जो टू वे लर्निंग है, दैट बिकम्स पॉसिबल। क्या बात, क्या खूबसूरत। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी जी बिल्कुल जी, तो इंटरैक्टिव लर्निंग इज बेसिकली टू वे लर्निंग हम कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो, सिर्फ एक तरफ से सिखाने वाला अमल ना हो, सीखने वाला अमल भी हो। जब सिखा रहे हैं तो सामने जो बच्चा है या कोई भी इंसान, क्योंकि जब वो सुन रहा है तो वो सीख रहा हो, उसकी जो है पार्टिसिपेशन लाजमी है उसके अंदर, तो दैट इज कॉल्ड टू वे लर्निंग। इसके अलावा सोशल स्किल्स का होना इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक सोशल स्किल्स नहीं होंगे उस किसी भी सुनने लिसनर के लिए, या कोई भी बोलने वाला जो सामने आपको सिखा रहा है, ठीक है, उसमें अगर सोशल स्किल्स नहीं है, एक दूसरे के साथ रहने की या एक दूसरे की बात सुनने की अगर आपके पास, हमारे पास सलाहियत नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल इंटरैक्टिव लर्निंग नहीं हो सकती। तीसरी बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, पेशेंस और रिस्पेक्ट का होना। जो बोल रहा है वो सुनने वाले की रिस्पेक्ट करे, जो सुन रहा है वो बोलने वाले की रिस्पेक्ट करे, और दोनों के अंदर पेशेंस होना चाहिए, सुनने की सलाहियत बहुत अच्छी होनी चाहिए, गुड लिसनर्स होने चाहिए। जो सिखा रहा है, जो उस्ताद है या जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि हम इस वक्त दोनों पेरेंट्स और उस्ताद को हम मद्देनजर रखेंगे और इंटरैक्टिव लर्निंग की हम बात करेंगे। जो पेरेंट्स या जो उस्ताद है, दोनों गुड लिसनर्स भी होने चाहिए। गुड स्पीकर्स होने के साथ साथ गुड लिसनर्स का होना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का आंसर बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे के अंदर और पेरेंट्स या टीचर्स के अंदर हो। कोई भी ऐसा सिचुएशन जब इंटरैक्टिव लर्निंग होती है जिसमें बच्चा सामने से सवाल करता है, या कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें पता चल जाता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, वी हैव टू सॉल्व इट, ठीक है, तो इसमें बच्चे को भी थिंकिंग का टाइम देना चाहिए, मौका देना चाहिए, उसको सोचने का मौका देना चाहिए, उसको बोलने का मौका देना चाहिए।
इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है, कोई भी लर्निंग जो है अगर वो किड सेंटर्ड होनी चाहिए, अगर वो पेरेंट या टीचर सेंटर्ड है, लाइक सिर्फ पेरेंट या जो टीचर है वो सिर्फ अपना ही सोच रहा है, वो सिर्फ उसके गिर्द ही सारी चीज़ें हैं, वो एक स्टेज के ऊपर है और वो नीचे उतर के उन बच्चों के साथ या उन लोगों के साथ मिल के एक डिस्कशन नहीं है, उनको वो मौका नहीं दे रहा, तो फिर इंटरैक्टिव लर्निंग की वहाँ पे कोई आपको इलामात नज़र नहीं आएंगी। उस उस्ताद के लिए और उस पेरेंट के लिए ज़रूरी है कि वो जो उसने स्टेज बनाया अपनी ज़िंदगी में, उस्ताद और पेरेंट का, उस स्टेज से उतरना है और उन लोगों के साथ मिल के, उन बच्चों के साथ मिल के उनको सिखाना है, डिस्कस करना है, आइडियाज़ बताने हैं उनको, एज अ फ्रेंड, एज अ कोलीग आप कह सकते हैं, एज अ मेंटोर, या फिर आप कह सकते हैं उनको इंस्पायर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया महविश, बहुत ज़बरदस्त आपने बताया। ख़ास तौर पे जो आपने पहली एक तारीफ बयान की है आइंस्टाइन की, कि लफ्ज़ों को जानना या सीखना ही लर्निंग नहीं है, बल्कि ज़हनों की तरबियत जो है वो बुनियादी तौर पे लर्निंग है। आपने बहुत खूबसूरत बयान किया कि इंटरेक्टिव लर्निंग टू वे है। इसके अलावा बच्चा और उस्ताद दोनों के ज़हन की साख्त मुख्तलिफ है, और इन सब को जान के ही हम बुनियादी तौर पे इस अमल से गुजर सकते हैं। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पता ना हो तो शायद उसे बेहतर तौर पे हम ना निभा सकें। तो मैं आगे बढ़ूंगा अपनी दूसरी गेस्ट की तरफ। नौशीन साहिबा, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरेक्टिव लर्निंग पे बड़ी खूबसूरत बात की महविश किरण साहिबा ने। आप हमें ये बताइए कि इंटरेक्टिव लर्निंग आप क्या समझते हैं कि जरूरी है बहैसियत पेरेंट, बहैसियत टीचर? मुझे इसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा ताकि फिर हम आप अपने अहम सवालों की तरफ बढ़ सके। Yeah, Mukhtar Saab, thank you so much inviting me and thank you so much for the introduction, everything. Interactive learning जो पहले होती थी, जो पहले किया जाता था कि टीचर ही बोल रही है और बच्चे बैठ के सुन रहे हैं, ये एक पहले जो होता था जब हम बचपन में बच्चे होते थे, हमें सवाल करने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है ना। अब जो जाहिर है सब कुछ बच्चों की क्यूरोसिटी बढ़ गई है, बच्चों के सवाल बढ़ गए हैं, उनका तजस्सुस बढ़ गया है, तो अब इंटरैक्टिव लर्निंग की तरफ हम लोग आए हैं और इंटरैक्टिव लर्निंग बेहद मुफीद है। लाइक एक चीज़ को लेक्चर देने से ज़्यादा बेहतर है कि आप बच्चों की चॉइस को देखें, अब बच्चों की ब्रेनस्टॉर्मिंग और उनके क्वेश्चन आंसर्स को सुने और उनके छोटे छोटे सवालों का जवाब दें। मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन वे कोई भी नहीं है कि जब आपके साथ, इसमें खुशी भी उनको मिलती है, इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है, वो थॉरली इंगेज हो जाते हैं, पूरी तरह से वो बच्चे इंगेज हो जाते हैं टीचर के साथ। इसमें उनमें टीम वर्क भी आता है, उनको कोलैबोरेशन की भी एक क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है कि आपने कोलैबोरेट करके करना है, एक दूसरे से आपने मशवरा करके करना है, एक दूसरे को साथ लेके, इसमें सोशल डेवलपमेंट भी आ जाती है। तो तमाम जो स्किल्स हैं वो इस तरह से अच्छा, अब एज ए टीचर वी विल बी जस्ट इंस्पायरेशन फॉर देम, के सिर्फ देखते हैं और बच्चों की इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से होती है, तो दैट इज सो पॉजिटिव और इसका इतना अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि जो हम इनपुट करना चाहते हैं या जो हम इम्पार्ट करना चाहते हैं बच्चों में, वो इतना एक्यूरेट नहीं आ सकता कि जब वो अपने ही एक्सपीरियंस से, अपने ही रियल वर्ल्ड में जाके जब वो कुछ चीज़ सीखते हैं, तो वो बहुत पॉजिटिवली और बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब उनको वो ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं उस चीज़ को। जब आप किसी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें, जब किसी बच्चे पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें, तो वो उसको निभाने की बहुत कोशिश करता है। तो इंटरैक्टिव लर्निंग इस मामले में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो जिस तरह नौशीन हमें बता रही थी कि इंटरैक्टिव लर्निंग ये है कि वो आपके उस कॉन्सेप्ट को सादा कर देता है, आसान कर देता है, दिलचस्प कर देता है, काबिल फहम और काबिल हजम कर देता है, और बच्चे उसे एंजॉय भी करते हैं और उससे खुश भी होते हैं जो और उसे इंटरनली हैप्पीनेस होती है, टीचर तो करती है, खुश होती है, लेकिन जो बच्चे खुश होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, यानी कि जो आपके अंदर वो खुशी होती है आप उसे मुंतकिल करते हैं इंटरेक्टिव लर्निंग के जरिए। ओके, ग्रेट हो गया। अब हम बढ़ते हैं मिस सहर आपकी तरफ, और आप हमें बताएंगी कि मुख्तसर से जस्ट यानी कि बुलेट्स में आप बता सकते हैं कि बेनिफिट आपको नजर आते हैं। आप माशाल्लाह गुज़िश्ता 6-7 साल से इस फील्ड के अंदर हैं और इंटरेक्टिव लर्निंग पे काम भी काफी ज्यादा है। मोमेंटस का एक माशाल्लाह एक अपना नाम है, उसमें भी ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करें, तो मुझे थोड़े बेनिफिट बताएंगी। कुछ तो हमारी दोनों बहनों ने बता दिया ऑलरेडी, तो आप इसमें कुछ इजाफा कीजिएगा। बहुत हद तक जो महविश हैं और नौशीन हैं, उन्होंने बेनिफिट्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर दिए हैं।
कुछ ऐड मैं कर देती हूँ कि इसे इस मिसाल की तरह लेते हैं कि जो इंसानी दिमाग है ना, वो एक बड़ी ब्लास्टर चीज़ है, एक दिमाग। और जब हम क्लासरूम में मौजूद होते हैं तो उस वक्त अगर आप मिनिमम 15 स्टूडेंट्स का दिमाग लगाएं और एक टीचर का, तो वहाँ पे 16 दिमाग मौजूद होते हैं। तो जब एक टीचर सिर्फ एक ब्रेन यूज करती है तो वो समझती है कि उस क्लास को कंट्रोल कर सकती है और उस पर पूरी इंफॉर्मेशन उसको कन्वे कर सकती है। आप सोचिए कि जहाँ पे वो 16 दिमाग यूज होंगे, उस क्लास का क्या एनवायरनमेंट होगा। ये एक चीज है जो एक टीचर को सबसे पहले समझनी चाहिए और फिर हमारी सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो बच्चे जो सोचते हैं, जो जिसमें बच्चे खुद पार्टिसिपेट करते हैं, अपना ब्रेन यूज करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो वो चीज जो बनती है तो उसके बेनिफिट्स जो है वो क्या होते हैं। अब जो चीजें बेनिफिट्स, जो बेसिक बेनिफिट्स हैं इंटरेक्टिव लर्निंग के, उसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है कि बच्चे की ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, मोर इंगेजिंग, मोर अटेंशन, ज़्यादा अटेंशन जो है बच्चे देते हैं अपने लेसन को, लेस प्रेशर। अच्छा, आप खुद भी देखें कि एक अडल्ट है जब और उसकी सहर आपका माइक है आप प्रेशर डाल दें, आप खुद को इमेजिन करें कि आप पे एक चीज का प्रेशर है तो आपको 100% कभी नहीं दे सकते। तो जब आप बच्चे पे एक प्रेशर होता है कि जी ये टीचर हैं और अगर मैं बोलूंगा और अगर मैं गलत बोलूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी एंड ऑल दैट, तो उसमें उसकी जो सलाहियतें हैं हम उसको मार देते हैं। तो सबसे जो इंटरेक्टिव लर्निंग है उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं समझती हूँ कि हमें जो वो लेस प्रेशर बच्चे को फेस करवाना होता है, और अगर बच्चा इसको फील करता है और कर लेता है और अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है कि आई डोंट हैव एनी प्रेशर, आई कैन स्पीक रॉन्ग एज वेल, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसके अलावा आइंस्टाइन की जैसे एग्जांपल दी मैविश ने, तो सबसे बड़ी बात, माइक आपका ऑफ हो गया। हम जब क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप करते हैं तो हमारा आधा काम हो जाता है। तो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ इंटरेक्टिव। ओके, बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि ये है कि बच्चे की ज़हन साजी करने के हवाले से, क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से, उसको यानी कि ज़हनी तौर पे मजबूत करने के हवाले से, उसकी सॉफ्ट स्किल को बढ़ाने के हवाले से, अमूमन जब अगर देखा जाए तो हम लोग जो ख़ास तौर पे ख़ास माहौल के अंदर पढ़े हैं, एक ख़ास तर्ज के स्कूलों में, जिसमें सिर्फ ये था कि आपने सुनना है और आपने जवाब देना है, सवाल जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन आज के दौर में ये इंटरेक्टिव लर्निंग से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, उनकी कम्युनिकेशन बेहतर होती जा रही है, उनकी सलाहियतें और ज़्यादा निखर के सामने आ रही हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, बहुत शुक्रिया सहर आपका। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फेसबुक पे हमें बहुत सारे साथियों ने ज्वाइन किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि मैं उनको भी इसमें शामिल कर लूँ। और सैयद मुबशर शाह दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं आप सबको। वालेकुम अस्सलाम मुबशर साहब। हमारे क्वेटा से हमारे साथी हैं नजीबुल्लाह। बहुत शुक्रिया नजीब आपका हमारे साथ शामिल होने का और मुसलसल प्रोग्राम को पसंद करने का। इसके अलावा हमारे एक और साथी अब्बासी अरशाद साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अरशाद साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और अरशाद साहब ने एक मासूमाना सा सवाल किया है कि हमारे मेहमानों ने और आप साहब ने मास्क नहीं पहने हुए। तो अब्बास साहब, असल में हम सारे अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में बिल्कुल अकेले तन तनहा बैठे हुए हैं, तो शायद इसमें सूरत हाल में मास्क की हमें ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। अगर हम कहीं ओपन एयर में होते, कहीं मार्केट में होते या कहीं गैदरिंग में होते तो शायद मास्क नहीं, बल्कि यकीनन हम जरूर करते। लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया, हम सबको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए जब भी हम मार्केट की तरफ जाएं या बाहर निकलें, क्योंकि एहतियात हयात है। मदद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ईमान जमील हैं, ये हमारी साथी भी एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने एक दो क्वेश्चन भी किए हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर ये थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, क्रूशियल होगा इंटरेक्टिव लर्निंग के हवाले से, क्योंकि सारे लोग घरों के अंदर हैं, इस तरह का डिस्टेंसिंग भी इसके अंदर है, तो किस तरह मुमकिन हो सकेगा। तो इस पे भी मैं चाहूंगा कि आगे चल के आप में से कोई साथी जरूर हमें रिस्पॉन्स करे। जाओ रहमान साहब बहुत शुक्रिया, राव काशिफ साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसके अलावा अली हसन हैं, जवाद गौरी साहब हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ साथ मौजूद हैं। तो तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, नौशीन साहब क्विकली हमें थोड़ा सा जाना होगा अपने क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम चीजें जो है वो पहले इस डिस्कशन में क्लियर हो गई हैं, लेकिन फिर भी एक तरीकाकार वो था कि एक ट्रेडिशनल लर्निंग थी
कि आ रहे थे असातिज़ा कराम तालीम दे रहे थे और जा रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर एक ट्रेंड चेंज हुआ कि नहीं, इंटरेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए होनी चाहिए, गेम्स के ज़रिए होनी चाहिए, मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइजेज के ज़रिए होनी चाहिए। तो मुझे नौशीन बताइएगा कि क्यों ये ज़रूरी समझा गया? आपका तजर्बा, माशाल्लाह पिछले 8-10 साल से आप भी स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ हवालों से एजुकेशन के साथ, तो ये क्यों ज़रूरी समझा गया? और इसके अभी तक आपको कोई मोटे-मोटे क्या नताइज नज़र आए हैं? क्विकली, हमारे पास टाइम थोड़ा-सा कम है, ठीक है, तो 2 ठीक है, मिनट के अंदर अगर ठीक आप है। इसका रिस्पॉन्स कर दें, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें ऑलरेडी हमें मिल चुकी है इसमें। एक्चुअली जी, जब एक टीचर आती है क्लास में और वो सिर्फ पढ़ा के और चली जाती है, तो इसमें स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं होती है, जिसकी वजह से जी, उनको वो जो सवाल पूछने का और वो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का जो एक इजाज़त होती थी, वो नहीं होती थी इन द बिगिनिंग। अब चूंकि वो इजाज़त मिल गई है, तो वो अपने आइडियाज़ भी जनरेट करते हैं, वो अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं, वो अपने कॉन्फिडेंस भी, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो उनमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि खुद एतमादी जो है कि हम सवाल नहीं कर सकते हैं, कि हमें दबा दिया जाता था इन द बिगिनिंग। जब पहले जो टीचिंग होती थी, तो उसमें सवाल नहीं, मैं जो कह रही हूँ बीइंग अ टीचर वो ठीक है, आपने नहीं अपना कुछ बोला। अब क्या है, टीचर इस चीज़ पे सोचती है कि इस बच्चे ने जो ये आइडिया दिया है या ये सवाल किया है, तो इसके पीछे क्या हकीकत है या क्या बात है, क्योंकि जब छोटे सवाल होते हैं तो उनका माइंड जो होता है वो तजस्सुस वाला होता है, क्यूरोसिटी वाला होता है। तो क्या सबसे बात। बड़े पहले तो बच्चे में कॉन्फिडेंस जो है, खुद एतमादी बहुत ज्यादा डेवलप होती है, उनको उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखने की इजाजत होती है, वो अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, वो अपने बारे में बता सकते हैं। पहले ये होता था कि सब कुछ अंदर ही दब जाता था, लेकिन अब वो निखर के सामने आता है, बच्चों की सलाहियतों को निखार के सामने लेकर आना। इस चीज से जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये वाला है। और इसके अलावा तो बाकी सारी डेवलपमेंट होती है, बिकॉज सोशल वर्क, उसमें टीम वर्क हो जाता है, ग्रुप डिस्कशंस हो जाती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाता है, एंड उसमें थिंक शेयर पेयर एक्टिविटी हो जाती है। जो बच्चे वीक होते हैं वो भी लर्न करना शुरू कर देते हैं उन बच्चों के साथ मिलके जो कि अच्छे और पॉलिश्ड बच्चे होते हैं। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। बहुत आपने बेहतरीन बात कही कि अगर बच्चों के अंदर जुस्तजू पैदा करनी है, बच्चों के अंदर आरज़ू पैदा करनी है, बच्चों के अंदर कुछ नया जहान तख्लीक करने की सलाहियत और कोशिश पैदा करनी है, उनके अंदर एतमाद और हौसला पैदा करना है, उनको हर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को मनवाने की हिम्मत और क़ुव्वत पैदा करनी है, तो हमें उनकी तरबियत बचपन से ही करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उनकी सलाहियतों को शामिल किया जाए। पेरेंटिंग का बख्तियार कांसेप्ट भी अगर साहब, आप देखें तो तकरीबन इसी तरफ लेके जा रहा है। जी, इसीलिए बख्तियार साहब एक छोटी सी बात ऐड करना चाहती हूँ कि कल जब मैं इस चीज़ को थॉरली पढ़ रही थी, तो उसमें एक ही बात आई कि प्लीज़ बात करें अपने बच्चे से, प्लीज़ बात करें, उनसे पूछें कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या नहीं अच्छा लगता। आजकल जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, उसमें पेरेंट इतने लेस पेशेंस हुए हैं कि वो बच्चों को हर बात पे स्नप कर रहे हैं। तो प्लीज़ बात करें ताकि वो इंटरेक्शन आपकी डेवलप हो, ठीक है। और बहुत बच्चों शुक्रिया। में जो ऑनरशिप होते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले ताकि वो ऑन करे अपनी लर्निंग को। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल बेहतरीन आपने बात की, और मैं यहाँ पे ज़रूर रिकमेंड करूँगा ज़ुल्फ़िकार जंजुआ साहब का चैनल जो है उसे आप ज़रूर देखें। वहाँ पे इस पे एग्जैक्टली। बहुत सारी वीडियोस, शानदार वीडियोस वो बना रहे हैं, ख़ासतौर पे बच्चों के साथ किस तरह आपने इंटरेक्शन करना है, बच्चों को सुनना कैसे है, बच्चों की बात माननी कैसे, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। लास्ट कल ही उनकी एक वीडियो आई है, 20 पॉइंट बड़े ज़बरदस्त उन्होंने बयान किए, तो आप ज़रूर उसे देखिएगा। तो सहर, आते हैं आपकी तरफ। मजे की बात है, यहाँ हमारे साथ एक तरफ महविश किरण है, एक तरफ सहर है, एक तरफ नौशीन है, यानी कि रात के अंदर भी चांदनी मौजूद है, दिन के अंदर भी रोशनी मौजूद है। तो सहर, आप हमें बताइएगा कि इंटरेक्टिव लर्निंग जो है उसके कुछ क्या कोई खास स्टाइल्स भी हैं, कुछ अंदाज भी हैं इंटरेक्टिव लर्निंग के हवाले से? अगर आप मुख्तसर और एक आध एग्जाम्पल के साथ बताएं। बिल्कुल, इसकी मैथडोलॉजीज़ और जो इसके स्टाइल्स हैं वो टिपिकल क्लासरूम से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले सही। तो क्या मैविश ने की जो टू वे टीचिंग है ना, इसको जो है ज़रूरी बनाना होता है कि आप जो ओके। एक डायरेक्ट मेथड है, एक जो लेक्चर मेथड है, उसकी बिल्कुल नफ़ी करें। आप बिल्कुल उस तरफ ना जाएं। सबसे पहले जो है टू वे टीचिंग को यकीनी बनाएं कि जब मैं बात कर रही हूँ, टीचर एज अ टीचर सोचें कि एनीबडी हैज़ अ राइट टू इंटरप्ट, हैंड रेज करके इंटरप्ट कर सकते हैं। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि जो अब जनरेशन आ रही है वो इंटरनेट वाली जनरेशन है, वो गूगल की जनरेशन है, वो यूट्यूब की जनरेशन है, वो फेसबुक की, इंस्टाग्राम की जनरेशन है। तो जब बच्चे क्लासरूम में बैठे होते हैं, इवन के हम देखते हैं कि आजकल
3-4 साल का बच्चा जो है वो जो कार्टून्स खुद चला सकता है यूट्यूब पे, और वहां से उसको बड़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, उनको पता होता है, उनके साउंड्स क्लियर होते हैं। एक जो टीचर है वो इस चीज को यकीनी बनाए कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो एक बच्चे को अगर एक्सेसिव नॉलेज है तो वो इंटरप्ट कर सकता है या वो ऐड ऑन कर सकता है। दिस इज नॉट अबाउट टू गेट शाई, दिस इज नॉट अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट कि मैं बात कर रही थी, या इसको एक्सेप्ट करें कि अगर एक बच्चे को पता है और वो आपको बता रहा है तो उसकी जो है हौसला अफजाई कीजिए। दूसरी बात, स्टिमुलेशन इज वेरी नेसेसरी। ये एक मेथोडोलॉजी भी है और इंटरेक्टिव लर्निंग का एक अहम जो है वो पार्ट भी है कि आप बच्चे को स्टिमुलेट करें। आप आए क्लास में, आप ग्रीटिंग्स दें बच्चे को और फिर उसको टॉपिक बता के स्टिमुलेट करें कि व्हाट डू यू नो अबाउट द टॉपिक, आपको क्या पता है इसके हवाले से। कोई बच्चा ठीक बताएगा। अच्छा, जो बच्चा आपको पता है कि क्लास में जिसने नहीं बोलना उसे टारगेट कीजिए, उसे अपॉइंट कीजिए कि बेटा यू शुड टेल। तो ये एक स्टिमुलेशन आप जो बच्चे को प्रोवाइड कर देते हैं वो थोड़ा स्टिमुलेट हो जाता है, तो वो क्लास में मोर अटेंटिवली जो पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर नौशीन ने इसको जो है वो शेयर किया कि थिंक फेयर एंड शेयर। इट्स आल्सो वेरी 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 नेसेसरी इन द क्लासरूम कि आप जो बच्चे का ग्रुप बना दें या दो लोगों की डिस्कशन क्रिएट कर दें, तो एक उसके हक में बोलेगा, एक उसके खिलाफ बोलेगा, तो वो कोई ना कोई जो अपनी ओपिनियन देंगे और उनका कॉन्फिडेंस ऐसे जनरेट होगा। अच्छा, जब बच्चे आपस में बात करने के लिए कॉन्फिडेंट होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं कि वो उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो क्लास फेलोज के साथ भी शेयर करें। जब हम ये इनिशियल प्रोवाइड कर देते हैं बच्चे को कि आप आपस में बात कीजिए और जो आप लोगों की मुतफिका राय हो आप टीचर से शेयर करें, तो बच्चे में ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि वो टीचर को बता सकता है। फिर अच्छा, एक जो आप जिसको कहते हैं स्लो लर्नर है या क्लास में उसके पार्टिसिपेट नहीं करना, आप उसका द मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा उसके साथ बनाइए, उसे बिठाइए, और जब वो एक कॉन्फिडेंट बच्चे के साथ बैठेगा, डेफिनेटली एक पॉजिटिव वाइब जो है वो जरूर ट्रांसमिट करेगा, वो उससे कुछ ना कुछ जरूर देगा। बज सेशन, अच्छा, जब आप देखिएगा कि कभी ट्राई करें बज सेशन इन द क्लासरूम के टीचर बोलेगी और जो सबसे पहले अपना हाथ डेस्क टेबल पे या कोई साउंड क्रिएट कर देगा तो टीचर उसी से क्वेश्चन पूछेगी। ये एक मैजिक है क्लासरूम में। हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया खुद कि जो बच्चे क्लासरूम में सोए होते हैं, जिनको पूरा लेसन पढ़ा देने के बाद कुछ नहीं पता होता, जब टीचर अनाउंस कर देती है कि देयर वुड बी अ बज सेशन आफ्टर दैट, तो टीचर का क्वेश्चन पूरा नहीं होता और बच्चे जो हैं वो बस बजा देते हैं कि भी मुझसे पूछे, मुझसे। और फिर जो जिसको टीचर कहती है कि हाँ इसका सबसे पहले था, तो उससे बच्चा बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि मैं इतना अटेंटिव बैठा था कि मैंने सबसे पहले जो है वो साउंड क्रिएट किया। क्वेश्चन आंसर सेशंस जो है वो लाजमी इसको यकीनी बनाएं। आप कुछ भी बच्चे को एक जुमला भी बता रहे हैं तो आप उसके 2-3 इस तरह के क्वेश्चन बना दें कि ये मैंने बाद में आपसे पूछना है। ये जैसे हम एग्जांपल दे देती हूँ कि आप सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जी जो लीव्स होते हैं उनके अंदर जो वेन्स होती हैं या जो लाइंस होती हैं वो इतने टाइप्स की होती हैं, उसके 2-3 क्वेश्चन बना दें कि किस टाइप के लीव्स होते हैं और उनकी वेन्स को क्या कहते हैं एंड ऑल दैट। तो उसमें बच्चा बड़ा अटेंटिव रहता है कि जी पूछना है। जब उसको पता है कि टीचर ने अपना काम मुकम्मल करना है, बंद करनी है, चले जाना है, तो आप उसको कुछ कन्वे नहीं कर सकते। दूसरा, ये मैंने पहले भी जिक्र किया और मैं फिर कह रही हूँ कि आपकी अगर फ्लॉ आ जाता है, अगर आप उस चीज पे पीछे हैं, बिकॉज हमारी जो जनरेशन है वो पीछे रहेगी, तो हम उस तरह से उतने एक्टिव नहीं होते सोशल मीडिया पे, उतने सारे हमने लेसन्स जो हैं हम नहीं देख रहे होते, रिसर्चेस कम पढ़ रहे होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनका ये काम होता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, उनके पास इनफ इंफॉर्मेशन होती है ऑलरेडी। अच्छा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सबने सुना होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट जब इसको हम कर लेते हैं, इसको चाहे वो इंटरेक्टिव लर्निंग है, अब आप देखिए कि बच्चों के लिए भी टीचर के लिए भी इंटरेक्टिव लर्निंग एक नई चीज़ है। अगर टीचर कहे कि जी मैं क्लास में पहले दिन जाके इसको यकीनी बना दूंगी और बच्चे भी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे या उसी डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे, नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज पे बार बार जाएंगे, आप देखेंगे, आप क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो ही होगा। दूसरा कि वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट क्लास में लाजमी क्रिएट, आप जो 3-4 बच्चों का ग्रुप क्रिएट कर देते हैं और उनकी इंटरेक्शन करा देते हैं, तो वो आपको मल्टीपल जो है ओपिनियन सामने आना शुरू हो जाती है, उससे आपका अपना नॉलेज भी जो है वो जनरेट भी होता है और वो थोड़ा सा जो पॉलिश भी हो जाता है। बहुत आला, बहुत जबरदस्त। अब इससे सर एक चीज मुझे वाज़ह हो रही है, जो आपने एकेडमिक एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर लिखा हुआ है ना, तो आपकी बहुत सारी बातें जो है वो ट्रेनिंग के साथ बड़ी मैच कर रही थी। और मेरे ख्याल में जब हम इलिटरेट की ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं तो हम उसमें तकरीबन ये सारे जितने भी स्टाइल है उन्हें यूज करते हैं, खासतौर पे छोटे ग्रुप बना देना और उसके अलावा प्रेशर क्रिएट कर देना कि हाँ जी कौन जल्दी जल्दी बताएगा,
ये बड़ी जबरदस्त आपने बातें बताई, और खास तौर पे बच्चों को छोटे ग्रुप्स के अंदर करना, उन्हें फ्री हैंड देना, उनके उनके लिए कोई यानी कि एक्टिविटी ऐसी करवाना कि कौन पहले बताएगा, तो छोटे ग्रुप के अंदर सीखने का अमल बहुत तेज हो जाता है। अमूमी तौर पे हम सारे क्योंकि आदि इसी चीज के होते हैं कि बड़े ग्रुप में एक ही फ्लो में लेक्चर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, कोई सोया हुआ है, कोई खोया हुआ है, कोई कहीं पहुंचा हुआ है, तो वो सारी चीजें साथ साथ चल रही होती। लेकिन ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि जब छोटा ग्रुप बन जाता है तो उससे आपकी वो लर्निंग जो है वो ज्यादा तेज हो जाती है और बच्चों को आसानी भी होती है और कॉन्फिडेंस भी मिलता है। अच्छा, यहाँ पे दरअसल वो मुझे क्या एक चीज याद आ कि मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो ट्रेनिंग भी है ना, वो भी 2 वे ट्रैफिक होती है हमेशा। बिल्कुल आप ऐसे, कभी बिल्कुल भी ऐसे, उस एरिया को ट्रेन नहीं कर सकते जहाँ पे आप जाएं और अपना लेक्चर स्टार्ट कर दें, जब तक आपके पास कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है करवाने को, कुछ नहीं है, तो बिल्कुल आप आपने जब वजह फरमाया। आ जाएंगे तो आपका वो बोलने का कोई फायदा नहीं। इसी तरह से जो टीचर है वो भी हमेशा इस बात को यकीनी बनाए कि मेरी क्लासरूम में 2 वे ट्रैफिक रहेगी हमेशा। कभी मुझे क्रॉस किया जाएगा, कभी मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। तो जब इस तरह के एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी जो इंटरेक्टिव लर्निंग है उससे आप बहुत बच्चे को सिखा पाएंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, इसमें मैं थोड़ा सा जी ऐड करना चाहूंगी इंटरेक्टिव जी लर्निंग में जरूर। करंट सिचुएशन को लेके कि अब चीजें आएंगी कि जी अब ये सिचुएशन है, टीचर तो क्लासरूम में मौजूद नहीं है और बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, तो इसमें इंटरेक्टिव लर्निंग को हम कैसे जो है वो यकीनी बनाएं। तो अब जो है द टेक्नोलॉजी का दौर इतना कि अब इंटरेक्टिव लर्निंग की एप्स हैं, एलएमएस हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो हैं वो इतने ज्यादा हो चुके हैं जदीद के। अगर आप उनको देखें, पेरेंट्स भी, मैं टीचर्स से भी कहूंगी, जो टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो देखें कि जो इंटरेक्टिव बोर्ड्स हैं या इंटरेक्टिव की बोर्ड्स हैं, उसमें जो आपके बच्चे की ब्रेनस्टॉर्मिंग है या जो आप ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को दिलवाते हैं, अब इस तरह के मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद हैं जहाँ पे क्वेश्चन आंसर बकेट होता है, जहाँ पे टीचर क्वेश्चन डाल देती है तो वो देखते हैं कि किस बच्चे ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया, या बच्चा जो है उसमें बस बजा सकता है कि जी मैंने कर लिया है मैं, और या ये जो बच्चे ने असाइनमेंट सबमिट करवा दी तो उस पर ऑनलाइन डिस्कशंस जो बैठ के हो रही होती है। तो दिस इज अ बिग पार्ट ऑफ इंटरेक्टिव लर्निंग। आप ये नहीं कर सकते कि बच्चा अगर ऑनलाइन बैठा है, हाँ ये एक अलग चीज है, इस पर मैं बाद में आती हूँ एंड पे, कि जब बच्चे घर पे ऑनलाइन मौजूद होते हैं, अपने कैमरास बंद रखते हैं और सो जाते हैं, या उठ के कैमरा ऑफ करके खुद अपने काम कर रहे होते हैं, बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे, फैमिली में देखे, ये बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, तो उनका लेक्चर चल रहा होता है, वो लॉन में रख के और साथ में वो बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। उनको नहीं पता होता कि एंड पे वो जब टीचर कहती है ओके अल्लाह हाफिज़, तो उसमें भी इस तरह की चीजें हैं कि वो एंड पे क्वेश्चन आंसर होगा और फिर सबसे पहले आंसर पुट करेगा, तो ही और शी शुड बी अप्रिशिएट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कैन बड़ी आई आपने शेयर? अहम बात की। बहुत अहम आपने बात की, और मैं समझता हूँ कि बड़ा हकीकत के करीब तर आपने जितनी भी बातें की वो दिल के तारों को हिलाने वाली थी, क्योंकि हम सुबह शाम इन चीजों को देखते हैं। आप बिल्कुल बजा कह रही हैं कि ट्रेनिंग जो है वो 2 वे लर्निंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पीसीआई को इसी वजह से एक मुनफरिद हैसियत हासिल है कि जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो उसमें कोई बंदा जो है वो ना चुप रह सकता है, ना छुप सकता है, ना वो ये कह सकता है कि भाई मुझे मौका नहीं मिला। अमूमन मैं ये एनएआरसी की ट्रेनिंग करवाने के लिए जाता हूँ, तो केपीके से, गिलगित से, बलूचिस्तान से काफी सीनियर लोग आते हैं। तो हमारा सेशन तकरीबन 10वें दिन होता है उस ट्रेनिंग का, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। तो मैं आपको बताऊं कि जब जैसे ही सेशन शुरू होता है तो उस दिन के एंड पे लोग ये एक बात जरूर कहते हैं कि आज पहला दिन था जब हमें इन 10 दिनों में कुर्सी से उठने का मौका मिला। बहुत आप खुद तस्वर करें कि ये चीज है, और अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि जब वो इंटरेक्टिव लर्निंग होती है तो लोग उसे समझते हैं, चाहे ये बच्चा है या बड़ा, सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं आगे आऊंगा महविश आपकी तरफ। हमारी साथी साहब ने बड़ी डिटेल में बताया एक्सट्राइल के हवाले से, और मेथोडोलॉजी जो है उनकी भी किसी हद तक उन्हें टच किया। लेकिन आप थोड़ा सा, क्योंकि आपकी मैंने वेबसाइट को जब विजिट किया, आपके काम को, रूपानी फाउंडेशन को जब मैंने देखा, तो मुझे बहुत शानदार चीज़ें वहाँ पे मिली। और ख़ास तौर पे इसमें जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए मुख्तलिफ मेथड आपने यूज़ किए हुए थे बच्चों को सिखाने के हवाले से, वो बड़े कलरफुल भी थे और बड़े खूबसूरत भी लग रहे थे। तो आप थोड़ा सा हमें गाइड करेंगी कि क्या मेथडोलॉजीज यूज़ की जा सकती हैं घर की सतह पे, क्योंकि अभी एक सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि हम सारे महदूद हैं घरों के अंदर। स्कूल में तो पूरा एनवायरनमेंट होता है, जगह बनी होती है, टूल सारे मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ तरह के और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो आपकी किट में मौजूद होती है, लेकिन घर में कैसे हम इंटरेक्टिव लर्निंग जो है वो करवा सकते हैं बच्चों को? मेथडोलॉजीज बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अल्लाह ताला ने जो भी इस दुनिया में माइंड तख्लीक किया है या जो भी माइंड आया है, हर माइंड जी एक दूसरे से यूनिक है। हर माइंड, कोई ऐसा माइंड ऐसा नहीं है जो यूनिक ना हो। कोई ऐसा माइंड ऐसा नहीं है जिसमें कोई सोचने की सलाहियत ना हो या कोई उसके अंदर एबिलिटी ना हो। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली अब टीचर हों या पेरेंट्स हों, जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो बच्चे किस तरह से वो समझना चाहते हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि एक माँ के बच्चों को अगर देखें, अगर उसके 3-4 बच्चे हैं तो हर बच्चा मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करता है एक ही चीज़ के पीछे। तो एक क्लास में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तमाम बच्चे एक ही तरह से जो है उस चीज़ को सीखें, एक ही स्टाइल में सीखें। तो इसके लिए रूपानी फाउंडेशन समेत मेरा ख्याल है तमाम जो स्कूल्स हैं, जो स्कूल सिस्टम्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट मेथडोलॉजीज जो है वो अप्लाई करें क्लासेस के अंदर हो या फिर पेरेंट्स हों वो घर के अंदर। तो जो जितने भी बच्चे हैं या जिस एज ग्रुप के भी बच्चे हैं या जिस तरह का सोचने वाले बच्चे हैं, वो अपने स्टाइल से उस चीज़ को अडॉप्ट करें। अब मैं अगर आप को कहूँ इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि बच्चे घरों के अंदर हैं, लेकिन जी एक वो आपने ऐड देखा होगा जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो पहले एक ऐड जो आता है समटाइम आ जाता है, उसमें कहते हैं कि शहर बंद है तो क्या हुआ, सीखने का अमल तो जारी है। ठीक है, क्या बात क्योंकि सीखने का शहर तो बंद है, लेकिन जो सीखने का अमल है, जो हमारा माइंड है, वो अभी किसी ने स्टॉप नहीं किया सिवाय अल्लाह ताला के, कोई स्टॉप नहीं कर सकता। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, उनके पास एक ऐसा स्केड्यूल होना चाहिए जो नॉर्मल जो सिचुएशन थी उससे हट के होना चाहिए मेरा ख्याल है। क्योंकि जो नॉर्मल सिचुएशन में कुछ और तरह का इंटरेक्शन होता है, फिजिकली हम एक दूसरे के पास होते हैं, वो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन जब हम ऑनलाइन की तरफ जाते हैं तो टीचर्स के पास डिफरेंट मैथडोलॉजीज होनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ उनको जो है वो ऑनलाइन सिखानी चाहिए। और स्पेशली नॉट टू किड्स, आई वुड एम्फसाइज नॉट टू किड्स, द टीचर्स शुड टेल द पेरेंट्स को सबसे पहले कन्विंस करें कि वो साथ बैठें, वो सीखें कि बहुत आला टीचर क्या कह रहे हैं। क्योंकि वालिदैन सीखेंगे तो बच्चों को घर पे उस चीज़ पे अप्लाई कराना बहुत इजी हो जाएगा, उनको हेल्प भी मिल जाएगी, जो पेरेंट और किड्स की जो एक बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग हो जाएगी। जो करंट सिचुएशन है वो एक, ये आप देखें, ये एक चैलेंज भी है, आप इसको एज अ चैलेंज ले लें, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स अ ब्लेसिंग फॉर किड्स एंड पेरेंट्स टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। ठीक है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ, इसको ब्लेसिंग ले लें, इसको बाद में पछताएंगे वो पेरेंट्स जो जब ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और अगर उन्होंने इस पर काम नहीं किया। तो अब बच्चों के साथ दोस्ती करना, उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करना, उनके साथ ट्रस्ट डेवलप करना उनके अंदर, ठीक है, या कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एक आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा आपको टाइम मिल गया पेरेंट्स को। टीचर्स के लिए है कि एक ऐसा स्केड्यूल बनाएं जिसे रोजाना के बेस पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या कुछ करना जी चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए। पेरेंट्स जरूर को जरूर सबसे पहले तो जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ठीक है, उसमें टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए। पहली बात, इसको फॉर ग्रांटेड ना ले पेरेंट्स कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, दैट्स इनफ, इट्स नॉट इनफ एट ऑल। क्योंकि पेरेंट्स को उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को कहीं पर भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो टीचर विल नॉट बी अवेलेबल देयर, पेरेंट्स आर देयर। 2 घंटे ज़रूर निकालें अपनी जो रोज़ाना की जो आपका स्केड्यूल है उसमें से, कि बच्चों को पढ़ाने में 2 घंटे। अब वो पढ़ाना कैसे है, ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर बन जाएं, कि आप टीचर बन गए हैं अब आपने पढ़ाना है सख्ती से डंडा लेके। बच्चे जिस तरह से चाहते हैं खेलकूद में, ठीक है, एक्सरसाइज करते हुए, आप अपने लॉन में, अगर आपके पास लॉन है तो बाहर लॉन में ले जाके, या किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए से, किसी डिस्कशन के जरिए से, डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं जो बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं। सिर्फ लेक्चरिंग इज नॉट द मेथडोलॉजी, इसमें आपके पास डिस्कशंस आती हैं, समटाइम्स बच्चे म्यूजिक के जरिए सीख जाते हैं, समटाइम्स एक्सरसाइजेस के थ्रू सीख जाते हैं। डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं जो कि पेरेंट्स को डिस्कवर करने होंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना पढ़ना होगा, थोड़ा एफर्ट देना होगा। इसके अलावा बच्चों को सुने, जैसे नौशीन ने कहा, बहुत अच्छी बात की थी उन्होंने। इस सिचुएशन में बच्चे बहुत उनके जो इमोशंस हैं, क्योंकि वो दोस्तों
मिल रहे, अपने कजिन से नहीं मिल रहे, इस वजह से उनके जो इमोशंस हैं ना, उनको उनके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, उनके इमोशंस को ना हर्ट करने के लिए या उनके साइकोलॉजी को ना हर्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, डिस्कस करें बच्चे के साथ कि व्हाट्स गोइंग ऑन योर माइंड, आप क्या सोच रहे हो, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो, अच्छा इसका जो है इसकी वजह से तो ये हो सकता है, चलो लेट्स थिंक दिस थिंग टुगेदर। ठीक है, इस तरह से बच्चों के साथ थोड़ा सा मजाक में, थोड़ा सा खेल कूद में टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। अब पेरेंट्स के लिए बर्डन हो गया है, सारे बच्चे घर पे हैं, हस्बैंड घर पे हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स घर पे हैं, तो काम मदर्स का बढ़ गया है या पेरेंट्स का बढ़ गया है। उसको कैसे कम किया जा सकता है? पेरेंट्स के लिए एक टिप बता दूं। पेरेंट्स करें क्या कि वो जो काम करें, चाहे वो किचन में करें, लॉन्ड्री में करें, अपने जो है गार्डन में करें या घर की सफाई करें, इन्वॉल्व योर किड्स, इंगेज देम इन होम कोर एक्टिविटीज। जब तक इंगेज नहीं करेंगे बच्चे ये नहीं सीखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ है, इंडिपेंडेंस क्या चीज़ है। ये दोनों चीज़ें इस वक्त अगर सिखा सकते हैं तो पेरेंट्स सिखा सकते हैं। और वो किस तरह सिखाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, कि वो किचन में काम करें, कुछ ना कुछ उनके हाथ में दे दें। डोंट थिंक कि वो चीज़ें तोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। बच्चे सीखने के अमल में हैं और उनको मौका, पूरी तरह मौका दिया जाए कि वो सीख लें। गलतियों से इंसान सीखता है। इसके अलावा एक्सरसाइज का एक खास टाइम रखें, चाहे शाम में या सुबह, एक खास टाइम। योगा बच्चों के लिए आजकल बहुत अच्छे वेबसाइट्स आपको नजर आएंगे और आप खुद सीखें, पेरेंट्स सीखें जिसपे। और बल्कि टीचर्स के लिए भी मैं रिकमेंड करूंगी कि टीचर्स जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो एक लेक्चर की जगह उसको स्किप करके एक योगा क्लास रखें, जिसमें आप देखेंगे बच्चों का जो शौक है वो कैसे बिल्डअप हो जाता है, कैसे बूस्टअप हो जाता है। क्रिएटिविटी के काम करें, पेंटिंग करें। बच्चों को ऐसा ना करें कि उनको पेंटिंग के कलर्स दे दिए, चार्ट्स दे दिए, वो एक कोने में पड़े हैं, आप अपने मोबाइल पे लगे हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को जरूरी है कि वो बच्चों के साथ बैठें। और एक और जरूरी बात कि अगर एक दीवार दे दें बच्चे को, उसके ऊपर चार्ट्स लगा दें, बच्चों की जो भी क्रिएटिविटीज हैं उसको डिस्प्ले करें, डिस्प्ले करते जाएं, चाहे वो कुछ भी बनाएं और अप्रिशिएट करते जाएं। एक दीवार को जो है आप साल में 4 बार भी, 5 बार भी, जितनी बार आप पेंट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो टाइम है बच्चे की लाइफ को पेंट करने वाला, कलरफुल बनाने वाला, वो दोबारा आपके हाथ नहीं आएगा। क्या बात, क्या बात। इसके अलावा टीचर्स के लिए मैं एक और ऐड करूंगी कि क्या करना चाहिए। उनकी सेल्फ रिप्रेजेंटेशन जो है बहुत जरूरी है। अब क्योंकि घरों से वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इट डजंट मीन कि वो उठे और बाल भी नहीं बनाए हुए। समटाइम्स टीचर्स के, मैंने देखा है टीचर्स को कुछ को, ठीक है, या फिर मुंह नहीं धोया हो, आई डोंट नो, सॉरी टू से दैट। लेकिन सेल्फ प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप खुद विलिंगली तैयार नहीं है, बच्चे आपके सामने नहीं आएंगे। काम रहना है और पॉजिटिवली इस चीज को लेना है और इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि ये सिचुएशन आई है, एक पेंडेमिक सिचुएशन आई है और इससे हमने नई चीजें सीखी हैं। और एक जब भी टीचर बैठे तो एक काम इन्वायरमेंट में हो, उसका बैकग्राउंड अच्छा हो, कम से कम कोई फूल वगैरह का बैज लगा हो साइड पर, या फिर कम से कम पोस्टर। ये मैं क्यों कह रही हूँ फूल वगैरह, क्योंकि ये आपको खुशी की इलामत देता है, आपको रिफ्रेशमेंट की इलामत देता है। जब बच्चे देखते हैं ना एक ब्लैंक सा बैकग्राउंड, क्योंकि बच्चे तो बहुत फन वाले होते हैं, बहुत मतलब एक्साइटिंग होते हैं, डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो अगर इन्वायरमेंट को हम करेंगे, थोड़ा सा रिक्रिएट करेंगे, क्रिएटिव बनाएंगे, तो बच्चे भी रिफ्रेश हो जाएंगे। इसके अलावा अपनी चीजें, अपने लेक्चर से पहले अपनी चीजें तैयार होनी चाहिए। टीचर्स के लिए टिप है, ऑब्वियसली टीचर्स करते हैं, अपनी चीजें मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, अपनी चीजें तैयार करना ऑन टाइम। और इसके अलावा हमेशा जब भी बच्चे आ जाएं तो हैप्पीली उनको जो है ना आप वेलकम करते जाएं और उनसे पूछें कि कल के दिन आपने क्या नई बात सीखी या आज आप क्या नया सीखने वाले हो। तो उनकी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा सा घुसने की कोशिश करें ताकि वो कंफर्टेबल जोन में आ जाएं आपके साथ बात करने में। इसके अलावा पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है इस पेंडेमिक में। सिर्फ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना इज नॉट इनफ। हर रोज जो भी लेक्चर आप दे रहे हैं या फिर जो भी सिखा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज आप ऑनलाइन नहीं करा सकते, वो आप पेरेंट्स के साथ एक ग्रुप बनाएं, उनके साथ इंटरेक्शन में रहें और उनको बताएं कि आज ये हमारा लेसन था, इससे रिलेटेड ये एक्टिविटी है, ये इसका प्रोसीजर ये है।
तो यू हैव टू टेल देम, कोई प्रोजेक्ट बताएं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो कि वो एटलीस्ट 1 या 2 घंटे में रोजाना पेरेंट्स के ऊपर टाइम लगाएं बच्चों के साथ। इस तरह चाहते ना चाहते हुए वो उस प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे, उनके साथ बैठ जाएंगे और अगले दिन जरूर आप उस चीज को ऑब्जर्व करें, उनको कहें कि मुझे दिखाएं कल आपने जो हमने लेसन जो हमने देखा, हमने पढ़ा, उसके बारे में आप मुझे सिखाएं, मुझे बताएं कि आपने क्या बनाया। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स इफ वी फॉलो। आई थिंक जो पेंडेमिक है इट्स नॉट, मैं कहूँगी कि कोई मुश्किल वक्त आ गया, मैं तो कहूँगी इट्स अ ब्लेसिंग फॉर पेरेंट्स, अगेन फॉर किड्स। तो जो पेरेंट्स जो टाइम नहीं दे रहे थे अपने बच्चों को, या बच्चे तरस रहे थे अपने पेरेंट्स के लिए, दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन यूटिलाइज एंड गिव देम द क्वालिटी टाइम। और वो जो एक स्केड्यूल होता है ना कि रोजाना का, कि हम एक टू डू लिस्ट बनाएं कि आज हमने ये करना है, बच्चों को बताएं, बच्चे आदी हो जाएंगे उस चीज में, अपनी लाइफ में मैनेजमेंट करना सीखेंगे। पेरेंट्स करेंगे तो ऑब्वियसली उनके एक्शन से बच्चे सीखेंगे। जी सर। थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया कि क्या मेथड हो सकते हैं। आपने जो वार्म वेलकम की बात की, आपने जो क्रिएटिव वॉल के हवाले से बात की, वो वॉल ऑफ लव हो सकती है, वो वॉल ऑफ कलर हो सकती है, वो वॉल ऑफ क्रिएटिविटी हो सकती है, बच्चों को एंगेज करने के हवाले से, पेरेंट्स को खास तौर पे एंगेज करने के हवाले से, उनकी ओरिएंटेशन करवाने के हवाले से। तो वाकई ये बड़े अहम नुकात थे जिन पे आपने रोशनी डाली, और मेरे ख्याल में अगर इस पे तमाम लोग खासतौर पे असातिज़ा कराम और वालिदैन इस पे थोड़ा सा फोकस करें तो हम बड़ी आसानी से बच्चों को उस रूटीन की तरफ लेके आ सकते हैं। अब मसला अब ये है कि क्योंकि वालिदैन जो थे वो बड़ी ज़िम्मा थे कि हम तो अपने काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन अब काम बढ़ गया है, उन्हें अपने दफ्तर के काम भी करने हैं, उन्हें बच्चों को भी टाइम देना है, उन्होंने घर के काम भी करने हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है इस सूरत हाल में चेंज हुई हैं। तो इस चेंज को कबूल करना सबसे पहले बहुत जरूरी है, और उसके बाद फिर इसके ऊपर मुस्बत सोच रख के छोटे छोटे स्टेप के अंदर इन्हें हल करना मसाइल को बहुत जरूरी है। मैं नौशीन साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप क्योंकि बड़ा क्रिएटिव काम कर रही हैं, आपके स्कूल को बाहर से भी देखें तो क्रिएटिविटी वहां से भी झलकती हुई नजर आती है, रंग नजर आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि स्कूल की सतह पे तो है ही है, काफी सारी चीजें जो है वो महविश साहबा ने भी वाज़ेह कर दी, कोई आप एक आध मेथडोलॉजी हमें बता सकती हैं, कोई जो आप करती हों अपने घर की सतह पे, अपने स्कूल की सतह पे बच्चों को सिखाने के हवाले से, जो आपको बहुत पसंद हो, कोई एक आधा में बता दें। सर आप जरा क्वेश्चन रिपीट करेंगे, आपकी आवाज यहाँ कट रही है। मैं ये कह रहा था कि लॉकडाउन की सूरत हाल है, बच्चे घर के अंदर हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, आप कोई ऐसी एक आध एक्टिविटी, कोई मेथडोलॉजी बता दें। मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो मैं साहब ने ऑलरेडी बताई भी हैं, लेकिन जो आपको बहुत पसंद हो, जो बहुत सादी हो, बहुत दिलचस्प हो, बच्चे उसे पसंद करते हैं और सीखते हो, कोई एक आध चीज़ ऐसी बता दें। There are lots of activities, लेकिन महविश ने बहुत अच्छा एलेबोरेट किया, ये सारे पॉइंट्स मेरे पास लिखे हुए थे एंड महविश हैज स्पोकन, सो इट वाज वेरी गुड महविश। सर जो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि हमारा किचन, हमारे किचन में सब कुछ मौजूद है। अगर आपका बच्चा छोटा है, 3 इयर्स का है, तो जैसे आप बीन्स डाल दें, दालें डाल दें, जो मोटी वाली, चने की दाल, लाल लोबिया और चने, ये एक बाउल में मिक्स करके डाल दें। बच्चों को कहें सॉर्टिंग करें, उनको अलग अलग करें, तो बच्चा वहाँ मसरूफ हो गया। उसके अलावा आटा जब हम गूंद रहे हो या रोटी बना रहे हो तो बच्चे को वो दे दें आटे को कि उसकी फॉर्मेशन करे, डिफरेंट चीजें, जैसे प्लेडो से वो खेलते हैं तो इस तरह आटे से भी वो खेल सकते हैं। ठीक है, ये दो तो बहुत, जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं तो वो इसमें आ जाते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं तो उनके लिए, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने घर का एक एरिया या अपने स्कूल का एक एरिया जो बच्चों के लिए किया हुआ है, जिसमें उनको डिफरेंट कलरफुल चॉक्स दिए हुए होते हैं कि वो चॉक से कुछ भी बनाएं ऑन द फ्लोर, और वो बनाते हैं, और मैथ्स की इवन इक्वेशंस तक सॉल्व हुई हैं हमारे फ्लोर्स पे। बाहर जो हमारा लॉन है उसकी सब काफी लंबी स्पेस है जो हमारे पास बिल्कुल ही वेकेंट है, तो उस पे बच्चों ने चॉक से वो की हुई है, और सेम एज आई एम डूइंग विद माय किड्स एट माय होम।
तो वो बच्चों के साथ आप कर सकते हैं कि उनको चौक ला दे और उनको फ्लोर कहें कि हाँ जी खुद ही क्लीन अप करो, खुद ही आप इस पे लिखो या बनाओ या ड्राइंग करो, जो भी दिल चाहे। सर आपने जो वॉल की बात की है, तो बिल्कुल एक वॉल जरूर, एक वॉल एक बोर्ड बच्चों की डिस्प्ले के लिए जरूर रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, उसको फील होता है कि मैं कुछ मैटर करता हूँ, मैं कुछ हूँ इनके लिए, जो इन्होंने मेरे काम को यहाँ पे पेस्ट किया है, मेरे काम को यहाँ डिस्प्ले किया है, ताकि लोग देखें तो ऑटोमेटिकली। अच्छा दूसरा ये कि बोर्ड गेम्स, स्क्रैबल बहुत अच्छी गेम है जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होकर बच्चों के साथ खेलते हैं। उसमें उनकी स्पेलिंग लर्निंग, उसमें उनकी रीडिंग डेवलपमेंट, कैसे जब वो लेटर्स को प्रोनाउंस करेंगे फोनिक्स के थ्रू, जैसे कैट लिख रहे हैं तो ख ए छ, तो उनको वर्ड्स बनाना आ जाएंगे, उनको फोनिक्स के थ्रू लर्न करना आ जाएंगे कि हम अगर ये स्पेलिंग है तो मैंने रीडिंग जब मैं कर रहा हूँ तो मैंने कौन से वर्ड को लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो है छोटे छोटे टास्क उनको दें, घर में छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चलें जी फलाने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू फोल्ड दिस क्लॉथ, यू हैव टू क्लीन दिस एरिया, डस्टिंग कर दें इस एरिया की। तो वो छोटे छोटे जब हाथों से वो काम करेंगे तो आप उनके लिए एक चार्ट बना दें जिसपे स्टार्स उनको मेंशन हो कि व्हेनेवर यू डू सम वर्क गिव देम इंसेंटिव। जरूरी नहीं है इंसेंटिव सिर्फ स्टार्स के उसमें हो, आप कैंडीज रख लें कहीं हिडनली, जब वो एक काम करके आए आप उसे कुछ दें, जरूर उसको वो इंसेंटिव दें। ताकि मैंने फ्रिज पे चार्ट लगाया हुआ है, आप यकीन करें मेरी जो छोटी बेटी है उसके लिए मैंने फ्रिज पे डिस्प्ले किया हुआ है, जो ही वो कोई काम करके आती है तो बड़ी बहन उसकी उसको वहां पे स्टार देती है, एंड शी इज सो हैप्पी टू डू दिस। हालांकि वो 3 इयर्स की है, जो छोटी है वो 3 इयर्स की है, और वो इतनी खुशी से वो काम करती है। तो इसी तरह ये छोटे छोटे टास्क बच्चों को बहुत। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है नशीन। आप जो पेरेंट्स के साथ बात करें तो सर वीक में एक वेबिनार हमारा पेरेंट्स के साथ हो रहा है, स्टेपिंग स्टोन इन। जी हेलो, अभी ठीक है? जी अभी ठीक है बिल्कुल। सर आपको? जी सर हमारा एक वीक में वेबिनार जरूर पेरेंट्स के साथ हो रहा है, जिसको हम थॉरली हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको किस तरह से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। 1 से 2 आवर का हमारा उनके साथ वेबिनार होता है, और जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम सुनते हैं और उनको सॉर्ट आउट भी करते हैं कि किस तरह से आपने बच्चों को टैकल करना है। और ये वीकली बेसिस पे जून 1 से मेरा ख्याल है हम लोगों ने ये शुरू किया है, क्योंकि क्लासेस शुरू हुई है तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो गई है, तो वो हमने ये चीज नोटिस किया, क्योंकि पेरेंट्स ट्रेन नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे पे बहुत बुरा इफेक्ट है। ओके ओके, बहुत शुक्रिया नौशीन। और जब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है दोबारा। आपकी आवाज ऑनलाइन तो पहला सवाल, आपने नाश्ता किया है, आपने शावर लिए? जी थैंक यू। ठीक है सर, ठीक नहीं ओके अभी ठीक है? बहुत शुक्रिया नशीन, बहुत शुक्रिया, नहीं आपने आई? बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बता दी। नहीं, आपकी आवाज़ कुछ बेहतर हो गई है, बहुत शुक्रिया आपका। क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया, आपने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बता दी कि हमें क्या क्या करना चाहिए, घर की सतह पे क्या कर सकते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम चीज़ें जो ऑलरेडी मैं भी सब आपने भी बताई हैं, और ख़ासतौर पर ये स्टार देना, अप्रिशिएट करना, बच्चों को किसी न किसी तरह उन्हें इंसेंटिव देना, ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो आखिरी हमारा एक क्वेश्चन है, टाइम ऑलरेडी हमारा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फिर भी ये सवाल बहुत अहम है कि हम सब कुछ चाहते हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन ये करना जो है वालिदैन के लिए भी थोड़ा-सा मुश्किल है, और ये सारी चीज़ें बनानी कैसे हैं, डिज़ाइन कैसी करनी है। आप माशाल्लाह तीनों बहुत अच्छे अंदाज़ से अपने स्कूल की सतह पे बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आपकी एक ख़ास तरह की ट्रेनिंग हुई हुई है, एक वक़्त आपने गुज़ारा हुआ है, लेकिन वालिदैन क्योंकि उनके लिए नया है। तो सहर, क्या आप हमें बताएँगी कि कोई ऐसा टूल है, कोई ऐसा टेक्नीक है, कोई ऐसी वेबसाइट है, कोई ऐसा चैनल है, जिससे हम ये चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, या आप लोगों के कोई ऐसे वेबिनार्स होते हों जिसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है और ये चीज़ें सीख के हम अपने बच्चों में मुंतकिल कर सकें? सॉरी। जी। बिल्कुल बख्तियार साहब, बेसिकली आपको पता है कि जो हमारा जो फीचर है वो पेरेंटिंग पे है। तो जी। हमने इस पे बहुत सारी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और वो किए, और फिर हम उस पे एक पहुंचे जो नताइज पे, और जो हमने उसका एक्सट्रैक्ट निकाला तो उसको हम एक यूट्यूब चैनल के जरिए अपने जुल्फ़िकार डिंडोर जो पेरेंटिंग पे जो बना रहे हैं। और इससे पहले हम रमज़ान में बच्चों का रमज़ान पूरा जो है वो प्रैक्टिकल सीरीज चलती थी कि कैसे हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, या कैसे हम बच्चों को इस तरफ ला सकते हैं।
और इसके अलावा भी अभी जो हमारी रिसेंट थी वीडियोस वो भी इसी हवाले से थी। बहुत प्यारी बात की है महविश ने कि हम कोविड-19 को जो समझ रहे हैं कि ये नो डाउट के पैंडेमिक सिचुएशन तो ज़रूर है, लेकिन बहुत सारे लर्निंग के जो मौके हैं हमें वो मिले, और एज ए टीचर, एज ए सोशल वर्कर्स और एज ए पेरेंट, एज ए फैमिली मेम्बर हमने बहुत कुछ सीखा और आगे सीखने के मौके भी मिले। तो जहाँ पे इसकी बुरे नतीजे थे वहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी जो हैं वो सामने आई। तो वालिदैन के लिए मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि आपको सबसे पहले वालिदैन को खुद को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। आप जब रोल मॉडल होंगे, जब आपको खुद को नो हाउ होगी कि बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। अगर आप हमारा फेसबुक पेज देखें तो डेली की जो है एक पेरेंटिंग पोस्ट आती है जिसपे एक इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है कि अगर आपका बच्चा ये रिएक्ट कर रहा है तो व्हाट शुड हैव टू डू, आपको क्या करना है। अगर आपको अपने बच्चे को ऑर्डर्ड बनाना है कि वो मैनर से काम करे या कुछ भी वो जो आप उसे करवाना चाह रहे हैं, तो आप वो कौन सा एक एग्जैक्ट मेथड है जिससे आप बगैर पैनिक हुए या उसको किए आपको काम करवा। तो वो मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर देखिए। ये मैं मार्केटिंग नहीं कर रही, ये एग्जिस्ट जो है आपकी उसमें इजाफा हो जाएगा स्किल में। तो दूसरा ये कि आप पेरेंट को क्या बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें 3-4 जिसको फोकस करके पेरेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों को यकीनी बना सकते हैं। अपने बच्चे की इंटरेक्टिव लर्निंग को भी और उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उनको भी अप्रिसिएशन ज़रूर दें बच्चे को। अगर आपके बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो उसको बाद में अप्रिशिएट जरूर करिए। अब मैं सिर्फ आती हूँ कि ये इसका क्या सोल्यूशन है कि समटाइम्स ये होता है कि जो बच्चे होते हैं कि वो ऑनलाइन क्लास चल रही है और वो इंटरेक्टिव नहीं है। अगर तो वो इंटरेक्टिव नहीं है, अगर टीचर उसको देख नहीं रही या बच्चा जो है वो व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर रहा या वो क्वेश्चन नहीं कर रहा या टीचर व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर रही, तो उसमें जो है व्हाट आर द रोल ऑफ द पेरेंट्स। तो और इंटरेक्टिव लर्निंग में भी अगर ऑनलाइन चल रही है, लर्निंग चल रही है तो पेरेंट्स का रोल है। सबसे पहले तो एक टाइम टेबल बनाएं, थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा के उसको खूबसूरत बना लें, और जो चीज़ बच्चा आपका दिन रात देख रहा होता है ना, उसका ड्रेसिंग टेबल है या उसका स्टडी टेबल के पीछे है या उसकी कबर्ड है, तो उसमें उसको जो है वो जरूर डिस्प्ले करें। बच्चे को पता हो कि दिस इज द क्लास टाइम और ये मेरा खाने, उसमें बच्चे का प्ले टाइम जरूर मेंशन करें। उसकी जितनी क्लासेस है ना उसमें कोई 2 मरतबा जो है उसका प्ले टाइम जो है वो जरूर मेंशन करिए। उसमें एक दफा फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से कुछ जो उसकी स्पोर्ट्स हैं, और जो दूसरा जो है जिसका स्क्रीन टाइम है या वीडियो गेम खेलता है या वो यूट्यूब पे वीडियोस जो देखता है, अगर वो उसने कोई चैनल फॉलो किए हुए हैं अपने गेमिंग के, तो आप बजाय उसके कि आप ये कहें कि सारा दिन लैपटॉप पे क्लासेस लेता है या मोबाइल पे क्लासेस लेता है, तो ये वो उसका इंटरेस्ट जोन है। अगर आप ये कहें ना कि सारा दिन स्क्रीन यूज कर करके उसको ये हो जाएगा, वो नहीं। अगर आप उसको इस चीज को अप्रिशिएट करें कि बेटा यू हैव टेकन अ क्लास, नाउ इट्स योर प्ले टाइम और यू कैन इट्स योर लेजर टाइम, तो आप बच्चे को जब वो मेंशन कर देंगे ना कि इस टाइम पे बेटा 1 घंटा आपको कोई कुछ नहीं देगा, यू कैन डू इट, तो आप देखिएगा कि आपका बच्चा जो है वो दौरान जो स्टडी है, जब वो लैपटॉप पे बैठा है या वो जो क्लास ले रहा है मोबाइल पे, वो आपको एक्टिव नजर आएगा, खुश नजर आएगा। उसी टाइम पे जब आप स्पोर्ट जो टाइम उसका मेंशन करते हैं, तो चूंकि हम कुछ लोगों की तो ऐसे ना होम से वो काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम उनका जो है वो ऑन है, तो कुछ वालिद हैं या माएँ भी ऐसी हैं जो टाइम नहीं दे सकती। लेकिन आप जो बच्चे का स्पोर्ट्स टाइम आपने जो मेंशन किया हुआ, उसके लिए भी जरूर टाइम निकालें बच्चों को। जरूर आप बच्चों के साथ ग्रासी प्लॉट में जा रहे हैं या इंडोर कुछ खेल रहे हैं, तो आप जरूर बेशक वो 5 मिनट क्यों ना, थोड़े से मुश्किल होंगे, आपको अपनी ऑनलाइन मीटिंग का टाइम होता है, बिकॉज हम सारे प्रोफेशनल हैं तो हमें पता है कि ये चीजें होती है, लेकिन आप वो जो द मोस्ट जो हमारा एसेट है जो बच्चे हैं, आप अगर 5 मिनट भी स्पेयर करके उनके साथ आ जाएंगे ना, तो इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल। अच्छा, ये एक है कि टाइम टेबल बनाइए, बच्चे को अप्रिसिएशन दीजिए। तीसरी बात ये कि आप बच्चे की एज ग्रुप के हिसाब से ये अपने जहन में रखिए कि अगर मेरा बच्चा 3 साल है तो उसको घर का 3 साल का है तो घर का फ़ोन नंबर और उसको वालिद का नाम, वालिदा का नाम और सिबलिंग्स के नाम और अपना एड्रेस याद होना चाहिए। तो उसमें जो है माओ का बहुत बड़ा किरदार होता है, टीचर्स के से पहले माओ का किरदार होता है। हम टीचर पे डालते हैं और ये कहते हैं स्कूल से बच्चे ने क्या सीखा, तो ये है कि अच्छा, और उसके बाद उसकी एक एज आती है कि आप बच्चे को बाहर मार्केट में बार्गेनिंग के लिए लेके जा रहे हैं, आप कुछ फ्रूट्स ले रहे हैं या वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो बच्चे को जरूर इन्वॉल्व करें अपने डिस्कशन में कि हम ये ले रहे हैं या ले लो। और तीसरा ये उस पर एक स्टेज है कि आप बच्चे की राय पूछिए, उसकी
उसकी ड्रेसिंग में, उसकी क्लोथिंग में, उसकी वो फुटवेयर में कि बेटा ये आपने लेना है, ये नहीं लेना। बच्चे को इतना कॉन्फिडेंट बनाइए कि वो आपको बताए। जब वो आपको बता सकेगा ना तो आपसे कन्वर्सेट कर सकेगा, तो वो फिर अपनी टीचर से भी, अपने मुआशरे से भी, स्कूल प्रिंसिपल से भी, अपने सराउंडिंग से भी डिस्कशन कर सकेगा। तो आप अच्छा, हम बच्चों को कहते हैं जी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। इस सेशन में ये एक की पॉइंट है, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। इसको प्लीज से नो टू इट। स्ट्रेंजर से बात करनी है और क्या करनी है, आपको अपने बच्चे को सिखाना है, बच्चे को बताना है, उसकी इंटरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि वो सिचुएशन को जज कर सके। हाँ, बहुत छोटा बच्चा जो 3 साल का होता है उसको कहते हैं कि इग्नोर करो और अब आपने उनसे चीज लेके नहीं खानी, ये वो चीज लेके नहीं खानी, तो कैसे नो कहना है, कैसे बताना है कि आई डोंट वांट टू डू इट, या मामा ये हुआ था फलां टाइम पे। इसमें बड़े सारे वाकयात जो है वो देखने में आते हैं कि स्कूल में बड़े बच्चे मारते हैं, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी होती है, लेकिन बच्चे नहीं बताते। तो आप बच्चे को बताइए, ये वालिदैन को कि ये टूल भी है, टेक्निक भी है कि जब आप अपने बच्चे को इंटरेक्ट करना घर पे सिखा रहे हैं तो फिर बच्चा अपनी क्लासरूम को खुद इंटरेक्टिव बनाता है, जाके वो टीचर को भी इंटरेक्टिव बना देता है, वो क्वेश्चंस पूछता है। और जब हम खुद ही टाइम देते, हम खुद ही नहीं पूछते कि बेटा आप क्या कर रहे हैं, आपकी कौन सी क्लास थी आज, आपने कौन सा जो है वो लेसन पढ़ा है। हाँ अच्छा, और जो माओ के लिए एक बड़ी जबरदस्त, और फादर्स भी इसको कर सकते हैं कि आप कोई रेसिपी बना रही हैं और आपको आप अपने बच्चे की रीडिंग स्किल चेक करना चाहिए, यूट्यूब पे कोई रेसिपी खोल के दें बच्चे को, कोई बेटी है बेटा है, मेरे ख्याल है बेटों को भी किचन का काम है, आप उनको खोल के खड़ा करें, मोबाइल दें, लैपटॉप दें, कुछ भी, कि बेटा आप ये रेसिपी बोलेंगे और मैं इसको फॉलो करूँगी। इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ये टेक्निक जो भी अपने बच्चे की रीडिंग स्किल्स इनहेंस करना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं कि आपके बच्चे कौन सी स्टेज पे हैं, तो वो ये जरूर करें कि किचन में नौशीन ने इतनी अमेजिंग बात बताई कि वो जो बीन्स को अलग कर लेना, हमारे पास घर में ही सारा मटेरियल मौजूद होता है, हमें वो जो प्लेडोज लेने की जरूरत नहीं होती है, हमें ये सारे जो है मटेरियल जो हम कहते हैं मॉन्टेसरी का बहुत महंगा होता है, ये इसकी हम किचन से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से आप किचन से रीडिंग स्किल्स बच्चे की इम्प्रूव कर सकते हैं। आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि मुझे ये सारी जो ग्रोसरी है इसके जो इंग्लिश नेम्स नहीं आते, तो कैन यू फाइंड इट फॉर मी। तो बच्चा आपको ढूंढ को बताएगा, तो वो जरूर उससे। ये कुछ चीजें हैं वालिदैन को जो इस पे थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा यू टर्न लें, पूरा नहीं, पूरे वाला यू टर्न, वो वाला नहीं, थोड़ा सा यू टर्न लें, तो हम अपने बच्चे को खुद इंटरेक्टिव बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इंटरेक्टिव खुद होना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी अच्छी आपने और बड़ी मिसालों के साथ बताया कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। टाइम प्रोग्राम का ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया है और मैं चाहूँगा कि हमारी वो व्यूवर हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पार्टिसिपेट करती हैं, यास्मीन मुमताज़ हैं हैदराबाद से। वो कहती हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा आपका हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन उन्होंने जिस जिस पहलू को हाईलाइट किया वाकई वो हमारे लिए है तकलीफ दे कि हम जो बात कर रहे हैं इसमें एक चीज़ तो ये है कि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल जो है उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर, ठीक है जी, प्राइवेट स्कूल जो हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर ली हैं, अच्छा मटेरियल भी बना दिया है, वेबिनार्स भी कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारे अर्बन एरिया के लोग जो है उसमें बहुत अच्छा शामिल भी हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे वालिदैन हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो देहात के अंदर रह रहा है, उन बच्चों के लिए, उन वालिदैन के लिए कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा ट्रिक, कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी मिसाल अगर आप में से मैं भी सब आप अगर देना चाहें या कोई भी साथी इसमें रिस्पांस करे मुख्तसर सा, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा हम सब की तरफ से। और आज का प्रोग्राम जो है इसमें बड़ा अहम एक मामला जो है वो हल हो सकता है अगर आपकी रहनुमाई मिल जाए उन वालिदैन को जो नेट से दूर हैं, जो इन चीज़ों को बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते, तो क्या करें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। तो ये एक पॉइंट मेरे माइंड में भी था कि मैं सवाल आने से पहले डिस्कस करूं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से वो कुछ चीज़ें माइंड से स्किप हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली वी हैव टू मेंशन ऑल द पेरेंट्स। हमने सबको मद्देनजर रखते हुए बात करनी है। हम सिर्फ वो पेरेंट्स को उनको नहीं सोचेंगे जो यूट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी भी बात करिए जो जिनको एक्सेस नहीं है। तो अब इसकी एक मिसाल इस तरह से मैं दूंगी। अगेन आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माय एरिया, ठीक है, जहाँ पे हुंजा गुजाल में से लेके गिलगित तमाम इलाका जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। देखें, हम लोगों को जब तक हम अपनी मदद आपके जरिए से हम नहीं करेंगे, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। पहली बात तो ये है। सही बात।
ठीक है, पेरेंट्स को खुद थोड़ा सा रियलाइज करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। दूसरी बात यह है कि जो इदारे जिस इलाके में हैं उनको अगर वो काम नहीं करे तो उन पेरेंट्स को इकट्ठा होना होगा। अगेन वही बात कि अपनी मदद आप इकट्ठे होकर जाएं और उस जो उनका इदारा है, ठीक है, जो भी इदारे हैं उनको बताएं कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर आवर किड्स। एक तरीका ये हो सकता है। हाँ, बाकी जो इदारे हैं वो अपने बिहाफ पे पेरेंट्स के उनके पास आने से पहले क्या कर सकते हैं, इसकी मिसाल मैं फिर अगेन वही बताऊंगी कि गोजाल और हुंजा में और गिलगित में यही हो रहा है आजकल के जो टीचर्स हैं उनका जो सिस्टम है वो खुद चीज़ें लेके घर घर सोशल डिस्टेंसिंग का और तमाम SOPs का ख्याल रखते हुए उनके पास जा रहे हैं और वीकली और या फिर मंथली बेस पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि ये लेसन प्लान है, इसको इस तरह से हैंडल करना है। टीचर्स पेरेंट्स को गाइड कर रहे हैं और पेरेंट्स बच्चों को टाइम दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली इस पेंडेमिक में पेरेंट्स ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को कौन गाइड करेगा? अगेन वही इदारे, वही स्कूल सिस्टम। तो ये स्कूल सिस्टम्स की ज़रूरत है कि उनको ज़रूरत है कि वहाँ से निकलें और सिर्फ ऑनलाइन पे हम रिलाई ना करें, बल्कि रीच करें हम उन पेरेंट्स को जो ऑनलाइन जो है नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल अगर मैं कहूँ हमारे उसमें हुंजा में अगर ये काम हो रहा है तो ये कहीं भी हो सकता है, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में भी हो सकता है। सही, बहुत शुक्रिया। मैं यानी कुछ कि ऐड करना चाह रही हूँ यहाँ पे। जी ज़रूर कीजिए। सर डेफिनेटली आई एग्री महविश, लेकिन महविश जब एक सिनेरियो ऐसा हो कि टीचर्स को भी इतना इजाज़त ना हो कि वो घर घर सीख सके, दूसरी मतलब ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे जो पाकिस्तान के जो देही इलाके हैं उनको अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन इसके अलावा भी सर एक और चीज़ भी है कि अगर मदर्स आर एजुकेटेड तो मेरा ख्याल है वो क्या कहते हैं, माएँ अगर एजुकेटेड है तो कौमें एजुकेटेड हो जाती हैं, नस्लें एजुकेटेड हो जाती हैं। तो ये पॉइंट भी है। सेकेंडली तमाम स्कूल्स एक स्ट्रेटजी बनाएं जब वो बच्चे जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे। अब मैंने अपने स्कूल के लिए प्लान कर चुकी हूँ क्योंकि कुछ पठान मदर्स हैं या कुछ पठान बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने गांव चले गए हैं और जो अभी तक वापस इंटरनेट पे भी कनेक्टेड नहीं है। तो उनके लिए हम लोगों ने पहले से प्लान कर लिया है कि फर्स्ट 2 मंथ्स हमने सिर्फ रिविजन करनी है पिछली क्लास की, ताकि वो बच्चे उनसे लॉस ना का अगले को कवर कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से भी इदारे प्लान करें कि जब बच्चे आएंगे तो उनको किस तरीके से वो कवर किया जाए, वो सारा जो पिछला उनसे हो गया। ओके, सही, बिल्कुल। ये जो भी कुछ अच्छी ऑप्शन है कि सब्जेक्ट रह नेक्स्ट आगे की क्या स्ट्रेटजी है उस पर भी काम करना जरूरी गए, है। स्ट्रेटजी जरूर सहर कोई आपके जहन में आ रहा है रूरल एरिया के हवाले से कोई सजेशन? बिल्कुल मेरे जहन में दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले मैं ये इसमें थोड़ा सा करना चाहूँगी, जिन्होंने भी ये सवाल पूछा बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। बिल्कुल उनकी राय अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन हम थोड़ा पीछे हैं इस सवाल से ना, टेक्नोलॉजी के हवाले से। अच्छा, बहुत रेयर ऐसा कोई घर होगा जहाँ पे ये टच अब फोन ना हो या एंड्रॉयड लोग यूज़ ना करते, बहुत कम ऐसा होता है। अब हम अपने रूरल एरियाज में भी देखिए तो अगर कोई गांव में भी देखें तो आप देखेंगे कि घर में किसी न किसी एक फर्द के पास ये जो है ना असेस जरूर होता है। एक तो हमें इस चीज को जो है वो थोड़ा सा स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स की भी, कि वो पेरेंट्स को इस हवाले से गाइड करें कि जो इस चीज से दूर भागते हैं, समझते हैं कि हम लेस एजुकेटेड हैं, कि एक आसान चीज है। अगर आप थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करें तो एक अनएजुकेटेड बंदा इसको यूज कर सकता है। बहुत सारी अब तो वो स्पीकिंग नोट्स हैं और ऐसी एप्स हैं जो खोल दे तो आपको साउंड सारे क्लियर हो जाता है, बच्चे को लगा के ही दे दे तो वो काफी सारे प्रॉब्लम जो है हल हो जाते हैं। पहले तो ये कि थोड़ा सा इस चीज पे है कि आप इस तरफ आइए, कोशिश करें। आप 100% नहीं आ सकते तो 20% आप आइए। टीचर्स की जिम्मेदारी है कि उन पेरेंट्स को अवेयरनेस सेशंस दे, बताएं कि आपको एट द एंड जो है कि हम इसी वजह से पीछे हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि बिफोर कोविड आई वाज नॉट सो गुड एट टाइपिंग और मैं बड़े गैजेट से बहुत दूर भागती थी कि ठीक है मैंने हार्ड में लिख लिया है तो इट्स फाइन, या मुझे हर चीज़ के लिए सॉफ्ट वो कॉपी बनाना और वो। लेकिन ये इसमें कोविड-19 में मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया और वो अब लाइक मैं नोट्स भी बना रही होती तो फोन पे बना रही हूँ। थोड़ा सा इसमें ये करें। हाँ, अब बहुत ही सीवियर कंडीशन है जहाँ पे सिग्नल्स नहीं है या जहाँ भी, तो हम अपने वॉलंटियर्स को जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के या जो इस सिचुएशन में सर्व कर सकते हैं, जैसे ECI है, मोमेंटस है, ये इस तरह से वॉलंटियर क्रिएट कर सकता है, हम ट्रेनिंग्स करा सकते हैं किसी न किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर
कि जहाँ पेरेंट्स को सिखाया जाए कि भाई आपको ये चीज़, ये सिचुएशन है तो करना क्या है, और अगर आपको टेक्नोलॉजी आप नहीं यूज़ कर सकते तो व्हाट कुड बी ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट। जी, आई हैव डन फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत शुक्रिया सहर। यास्मीन मुमताज़ भी सुन रही थी और वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका अदा कर रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त सजेशंस आपने दी। अब इसमें एक चीज़ जो मैं चाह रहा था कि हमें ऐड करने की ज़रूरत है, आप सब ने बहुत ज़बरदस्त बातें की। इसमें ये है कि इदारा जो है उसका काम बड़ा ज़रूरी है, उसके अलावा टेक्नोलॉजी का काम बहुत अहमियत का हामिल है। उसके अलावा एक चीज़ जो मेरे ज़हन में आ रही है कि देखें रूरल एरिया के अंदर बेशक टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन उन्हें कौन बताएगा? गवर्नमेंट के स्कूल के अंदर टेली एजुकेशन का सिस्टम तो शुरू हो गया, लेकिन जिस तरह माशाल्लाह तिफली बहुत बड़ा काम कर रहा है, मोमेंटस बहुत बड़ा काम कर रहा है, रूपानी फाउंडेशन बहुत बड़ा काम कर रहा है, इसी तरह एजुकेशन के ऊपर जितने इदारे काम कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट से हट के भी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए भी कोई ऐसी एड, कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट, कोई ऐसा छोटा सा एक मैसेज जरूर कन्वे करना चाहिए कि वो जहां भी जो बंदा बैठा हुआ है वो उसे सीख सके, उसे लर्न कर सके, उससे मोटिवेट हो सके, जिससे हम रूरल एरिया जो है उनके ऊपर अंदर भी अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। बेशक वहाँ पे वसाइल की कमी है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो उस हद तक मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम मुसलसल जिस तरह हम इस कोरोना की सूरत हाल में सेहत के पैगाम दे रहे हैं, तो हमें अब एजुकेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये तवील हो सकती है सूरत हाल। बच्चे तवील अरसे तक घर रह सकते हैं, बच्चे स्कूल से दूर रह सकते हैं, लेकिन इस